नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा। मेरा चैनल यश कुमार मध्यकालीन भारत यानी सल्तनत काल का जो इतिहास है उसमें खिलजी वंश, जिसका कार्यकाल 1290 से 1320 है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। का वीडियो लेकर के आए हैं आपके सामने। अलाउद्दीन खिलजी का पार्ट 1 हो चुका है। अब पार्ट 2 जो है इसका ये चल रहा है। पार्ट 1 में हमने उसके बगावतों के कारण और बगावतों के निवारण और बगावतों की बात की थी। अब इसकी बाजार व्यवस्था हम देखने चल रहे हैं। बाजार व्यवस्था के बाद बाजार व्यवस्था से होने वाले लाभ, उसकी हानियां यानी प्रभाव क्या रहे और दुष्प्रभाव क्या रहे, ये बात हम देखेंगे। फिर उसके बाद अलाउद्दीन के अभियान देखेंगे। तो अलाउद्दीन के अभियान, उत्तर भारत के अभियान, दक्षिण भारत के अभियान और मंगोल आक्रमणों की चर्चा आपसे करेंगे। तो उत्तर भारत के अभियान इस सेकेंड पार्ट में देख लेंगे और थर्ड पार्ट में दक्षिण भारत के अभियान और मंगोल आक्रमण की चर्चा होगी। साथ में इनके उत्तराधिकारियों की चर्चा होगी, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु की चर्चा होगी, यानी इस वंश का समापन पार्ट 3 में होगा। ये अलाउद्दीन खिलजी का पार्ट 2 लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो इस पर चर्चा करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आम आदमी तक वीडियो पहुंच जाए और जो गरीब बच्चे हैं वो भी हमारे वीडियो का लाभ ले सकें, हमारी क्लास का लाभ ले सकें और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन पा सकें। तो हम देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था के लिए कुछ काम किए हैं, उस पर चर्चा होगी आपसे। लेकिन ये बाजार व्यवस्था लाया क्यों? अलाउद्दीन खिलजी आखिर बाजार व्यवस्था लाया क्यों? असल में संसाधन सीमित थे, कम थे, आय भी कम थी। तो स्वाभाविक सी बात है, सैनिकों का वेतन भी कम था। तो कम वेतन में सैनिक कैसे अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे, कैसे वो अपनी जीविका चला पाएंगे, अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे? इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था स्थापित की थी। अच्छा, ये बाजार व्यवस्था स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? केंद्र में एक केंद्रीय सेना रखना और सैनिकों को नगद वेतन देना। नगद वेतन देना कोई आसान व्यवस्था तो थी नहीं, एक बड़ी व्यवस्था थी। तो उसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। तो वेतन कम था तो उसी हिसाब से महंगाई भी कम थी। तो महंगाई कम थी तो इससे सैनिक अपने जीवन का निर्वाह आसानी से कर सकते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी बाजार व्यवस्था लेकर के आया। तो बाजार व्यवस्था में उसने सबसे पहले दीवान रियासत विभाग का निर्माण किया। दीवान रियासत विभाग का निर्माण किया और इसका प्रमुख मलिक याकूत को उसने बनाया। मलिक याकूत दीवान रियासत विभाग के प्रमुख थे और इस विभाग के अधीन शाहनाए मंडी विभाग का गठन किया गया। शाहनाए मंडी विभाग के गठन के साथ ही मलिक काफूर को इसका प्रमुख बना दिया और यह भी निर्धारित किया गया कि बाजार में आने वाला प्रत्येक व्यापारी, एक एक व्यापारी शाहनाए मंडी कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा और उसके माल की और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और व्यापार में आने वाली समस्याओं की जिम्मेदारी सुल्तान की। यानी उसने व्यापारियों का सारा झमेला अपने सर ले लिया। कहने का अर्थ यह है कि सुल्तान इतना लिबरल था और अपनी व्यापार व्यवस्था को लेकर के इतना सचेत था कि कहीं व्यापारियों के प्रति कोई दुर्भाव ना हो, तो इसलिए उसने ये सारी व्यवस्थाएं निर्मित की। उसने ये व्यवस्था जब निर्मित कर दी कि सारे व्यापारी
जो उसके बाजार में आ रहे हैं वो रजिस्टर्ड होंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन्हें जो कर्जे की ज़रूरत, पैसे की ज़रूरत होगी वो सरकार वहन करेगी। माल लाने में कोई समस्या है उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की। अच्छा, इसके बाद इसने राशनिंग व्यवस्था लागू कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने, कभी सूखा पड़ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, कभी कुछ हो जाए, तो उसके लिए उसने राशनिंग व्यवस्था बनाई। मौर्यों के बाद ऐसा करने वाला अलाउद्दीन पहला शासक था। यानी उसने राशनिंग व्यवस्था जो बनाई, बहुत बेहतर राशनिंग व्यवस्था थी। उसने लोगों में अनाज का वितरण करवाया, गरीबों में अनाज का वितरण करवाया। इसके लिए उसने अन्नागार बनवाए, और राजस्थान के झाइन क्षेत्र से और दोआब क्षेत्र से, दोनों क्षेत्रों से उसने नगद पैसे न वसूल करके अनाज के रूप में वसूल किया। यानी उसने अनाज लेना स्टार्ट किया ताकि उसके अन्नागारों में अच्छा खासा अनाज भरा रहे। झाइन क्षेत्र के अन्नागारों या वहां से लिए जाने वाले अनाज के रूप में कर की चर्चा इब्न बतूता ने किया है। जब वो 1333 में आया था तो उसने अपनी पुस्तक रहला में वर्णन किया है कि वो झाइन क्षेत्र का अनाज खाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि राशनिंग व्यवस्था और अन्नागार वाली व्यवस्था ये अलाउद्दीन खिलजी ही ले आए थे। अच्छा, उसने एक और काम किया, मूल्य नियंत्रण कानून पास किया कि वस्तुओं के मूल्य सुल्तान निर्धारित करेगा। डेली वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जाते थे। कौन सी वस्तु किस रेट में बिकनी है इसका निर्धारण सुल्तान स्वयं करता था। पता लगे आवक कम हो गई और वस्तुओं के रेट बढ़ गए तो ये सुल्तान को गंवारा ना था। सुल्तान ने एक फिक्स रेट निर्धारित किया था, यानी एक मूल्य निर्धारित कर दिया, उससे ज्यादा कोई भी रेट नहीं ले सकता था। तो ये व्यवस्था सुल्तान ने कर दी। अच्छा, इसके लिए उसने भाई नियंत्रण स्थापित करना था, ऐसे तो बाजार व्यवस्था निर्मित नहीं हो जाएगी। उसने इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सराय आदुल या मंडी का न्यायाधीश नियुक्त किया जो इस पर नियंत्रण रखेगा। उसने मंडी में और अधिकारी नियुक्त किए, जैसे वरीद मंडी, मंडी का गुप्तचर अधिकारी, मंडी मुनिहास, मंडी का गुप्तचर कर्मचारी यानी गुप्तचर नियुक्त कर दिए कि कोई रेट ज्यादा तो ना ले रहा है। सुल्तान ने आदेश दिया कि भाई किसी चीज का मूल्य इतने पैसे होना चाहिए। अब पता लगा उससे ज्यादा कोई मूल्य ले रहा है तो सुल्तान को कैसे पता चलेगा। तो उसने इसके लिए व्यवस्था बना दी। उसने इसके लिए व्यवस्था बनाई गुप्तचरों की कि कोई भी व्यक्ति अब ज्यादा मूल्य नहीं ले सकता था। व्यापार के लिए अलाउद्दीन ने शाहनाए मंडी कार्यालय बनाया था, ठीक, जिसमें हमने बताया कि सबको रजिस्ट्रेशन कराना होता था। यदि किसी को व्यापार में समस्या आती तो सुल्तान उसका निराकरण करता था। सुल्तान ने इसके लिए और भी कार्य किए, तमाम अलग अलग बाजार बना दिए, तमाम अलग अलग बाजार बनाए। भाई अब एक ही कार्यालय में भीड़ हो जाएगी तो समस्या हो जाएगी, या एक छोटा सा बाजार बना दिया, उसी में सारे अनाज भी बिके, घोड़ा भी बिके और कपड़ा भी बिके तो थोड़ा सा समस्या हो जाती थी। तो इसने सराय आदुल बनाया, यानी कपड़ा बाजार का निर्माण किया और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं एक जगह रख दी। यानी जिसे कपड़ा लेना है कपड़ा बाजार में जाए, एक हिस्सा बाजार का अलग कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद इसने सराय अस्पा यानी घोड़ा बाजार, जिसको घोड़े की आवश्यकता है, घोड़ा खरीदना चाहता है, अस्पा बाजार बनाए और वहां जाकर के घोड़ा खरीद ले। अच्छा, इसने जो है सराय मंडी भी बनाई, जैसे किसी को गल्ला खरीदना है, अनाज खरीदना है, राशन खरीदना है तो वो राशन जा करके खरीद सकता था गल्ला बाजार में। तो गल्ला बाजार को सराय मंडी कहते हैं, ठीक। इस तरीके से उसने ढेर सारे बाजार बना दिए, बाजार के टुकड़े कर दिए, ताकि जो है किसी भी व्यक्ति को यदि कोई सामान लेना है तो अपनी क्वालिटी अपने हिसाब से निर्धारित कर ले।
ये ना है एक दुकान जो है गल्ले की, दूसरी कपड़े की, तीसरी घोड़े की, अब आदमी एक ही दुकान देख के रह जाए, ऐसा ना। सुल्तान ने गल्ला तो गल्ले गल्ला, कपड़ा तो कपड़े कपड़ा, घोड़ा तो घोड़े घोड़ा, तमाम दुकानें, तमाम व्यापारी, ठीक, ये व्यवस्था उसने विशेष रूप से कर दी। अच्छा, इसके अलावा उसने जो है बाजार व्यवस्था जब निर्मित की तो उसको एक सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि चांदी के सिक्के चलाए, प्रचलन में ले आया बढ़िया सा, और सोने के सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया। ठीक, हालांकि ये उसकी सोच बहुत अच्छी थी कि सोने को उसने रोका, लेकिन जब तैमूरलंग का आक्रमण हुआ 1398 में, तो तैमूरलंग उसे लूट करके ले गया। वो अलग की बात है कि उसके द्वारा बचाया गया सोना 1398 में तैमूरलंग लूट ले गया। हालांकि लूट ले गया कोई बड़ी बात ना है, लेकिन उसने कम से कम ये सोचा तो कि हम बचा लें, उसने बचाने का प्रयास किया। अच्छा, अब बात करते हैं बाजार व्यवस्था के प्रभाव की। असल में अलाउद्दीन खिलजी अपने जीवन में जो भी योजनाएं बनाता है उनमें वो सफल रहता है। सफल क्यों रहता है, उसका एक रीजन है। उसने केंद्र में एक केंद्रीय सेना रखी, उसे नगद वेतन दिया, सैनिकों को कम वेतन दे करके भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की। ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और ये उपलब्धि कहाँ से उसने हासिल की? इसी बाजार व्यवस्था से। यानी उसने ऐसी बाजार व्यवस्था बना दी कि हर सैनिक को उसकी आवश्यकता पूर्ति का मौका मिल गया। यानी कोई भी सैनिक अपने परिवार की और अपनी आवश्यकताओं को आराम से पूरा कर सकता था। अच्छा, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या रहा? नकारात्मक प्रभाव ये रहा कि भाई यदि योग्यता आप में है, ठीक, और आप रिस्क ले रहे हैं, तो उसे साबित करने का मौका नहीं। योग्यता है, रिस्क है, लेकिन आप साबित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा मुनाफे कोई जुगाड़ नहीं था। जितना सुल्तान निर्धारित करेगा उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा मिलने की संभावनाएं खत्म हो। फिर उसके बाद इसके जानने के स्रोत क्या है? भाई, बाजार व्यवस्था यदि उसने निर्मित की है तो उसे जानने के भी स्रोत होंगे। तो जानने के स्रोतों में हम सबसे पहले बात करेंगे अमीर खुसरो की। इनकी किताब है खजाइनुल फतूह, उसमें इनकी बाजार व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। दूसरी पुस्तक है रहला, इब्न बतूता की रहला। वो खुद बताता है कि इनकी बाजार व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और इन्हीं की बाजार व्यवस्था के कारण इनकी राशनिंग व्यवस्था भी के साथ साथ, मतलब बाजार व्यवस्था के साथ साथ राशनिंग व्यवस्था भी बेहतर थी। अच्छा, इसके अलावा इसामी की फुतूहात, फतूह ए सलातीनी, इसामी की फतूह ए सलातीनी है। फतूह ए सलातीनी चरखे का वर्णन करने वाली पहली पुस्तक है। इसमें चरखे के द्वारा कमीन यानी मोटा कपड़ा निर्मित करने की बात कही गई, और साथ में यह भी बताया गया कि महीन कपड़ा तकली से निर्मित किया जाता था। अमीरों के लिए महीन कपड़ा बनता था। खंभात में महीन कपड़े, रेशमी कपड़े बनाए जाते थे। सुल्तान ने समाज में फैलती हुई वैमनस्यता को देखते हुए, मतलब कपड़ों में भी वैमनस्यता वो देखता था कि कुछ लोग, अमीर लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, गरीब लोग घटिया घटिया कपड़े पहनते हैं। तो उसने रेशमी कपड़ों पर रोक लगा दी थी, उनके निर्माण पर रोक लगा दी थी कि अब नहीं बनेंगे। जब बनेंगे नहीं तो अमीर आदमी भी वही कपड़े पहनेंगे जो गरीब आदमी। यानी चरखे का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया था, और उसकी मार्केट में कपड़ों की भरमार थी, मोटे कपड़ों की भरमार थी। तो ये उसकी बाजार व्यवस्था हो गई। अच्छा, बाजार व्यवस्था के बाद हम उसके अभियानों की चर्चा करेंगे। तो अभियानों में हम सबसे पहले उत्तर भारत के अभियानों की चर्चा करेंगे, फिर दक्षिण भारत के अभियानों की चर्चा करेंगे, फिर हम मंगोल आक्रमण की चर्चा करेंगे। तो इस जो अलाउद्दीन खिलजी का पार्ट 2 है, इसमें हम उत्तर भारत के अभियानों की चर्चा आपसे करेंगे। तो उत्तर भारत में इसका पहला अभियान हो रहा है गुजरात, गुजरात अभियान हो रहा है, और गुजरात अभियान बघेल शासक रायकर्ण पर हो रहा है। यानी बघेल शासक रायकर्ण।
इसने भेजा किसको? नसरत जलेसरी को। नसरत जलेसरी। और इनका साथ नसरत जलेसरी का कौन दे रहा है? हमने बताया था, आपसे चर्चा की थी कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में उल्गू खां नाम का एक मंगोल सरदार पकड़ा गया था, जिसके साथ 4000 मंगोल थे। उन्हें पकड़ करके लाया गया था, उन्हें इस्लाम धर्म ग्रहण कराया गया था। और इस्लाम धर्म ग्रहण कराने के बाद उन्हें मंगोलपुरी एक नगर मतलब एरिया बसाया गया। उस एरिया में रहने की उनकी व्यवस्था की गई थी, यानी उल्गू खां साथ दे रहे हैं। ये लड़ाई हुई, बघेल शासक भाई रायकर्ण थे, ये लड़े। रायकर्ण लड़े तो, लेकिन इनकी पत्नी कमला देवी पकड़ी गई। रायकर्ण अपनी बेटी देवल देवी को लेकर के भागने में सफल रहे, लेकिन पत्नी कमला देवी को गंवा बैठे। पत्नी पकड़ी गई। और इस गुजरात अभियान में बहुत लूट का पैसा मिला, बहुत ढेर सारा पैसा मिला। नसरत जलेसरी ने उस पैसे से 1000 दिनार का हिजड़ा खरीदा। मलिक काफूर नाम था जिसका, उसे खरीद लिया। कमला देवी को ले लिया और सारा लूट का पैसा ले करके दिल्ली पहुंचा। जब दिल्ली पहुंचा, सुल्तान इसे देख करके बड़ा खुश हुआ। उसने लूटे गई संपत्ति का 80% जब्त कर लिया, जबकि 80% सेना को देना था, लेकिन उसने जब्त कर लिया। साथ में मलिक काफूर हिजड़े को ले लिया और कमला देवी से विवाह कर लिया। जब कमला देवी से विवाह कर लिया और हिजड़े को ले लिया, 80% रकम ले ली, तो उल्गू खां यानी नवीन मुसलमानों ने बगावत कर दी, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जान लीजिएगा। जब उल्गू खां ने बगावत की, भाई धन के बंटवारे को लेकर के उनमें वैमनस्यता आ गई और उन्होंने बगावत कर दी। जब बगावत की तो नसरत जलेसरी को सुल्तान ने आदेश दिया कि सारे नवीन मुसलमानों को जड़ से खत्म कर दिया जाए और मंगोलपुरी को उजाड़ दिया। सुल्तान के आदेश का बेहतरी से पालन हुआ और सारे नवीन मुसलमान मारे गए, यानी जो मंगोल से इस्लाम धर्म ग्रहण किए थे, और मंगोलपुरी उजाड़ दिया गया। इस तरीके से गुजरात अभियान इनका सफल रहा। तो गुजरात अभियान हो गया। अब दूसरा है जैसलमेर अभियान। जैसलमेर अभियान, ये जैसलमेर में दूदा नाम का एक जमींदार है और उस पर अलाउद्दीन अटैक कर, अलाउद्दीन खिलजी क्यों करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि दूदा इनके व्यापारी जब घोड़े लेकर के आते थे तो रास्ते में छीन लेता, चोरी कर लेता था, छीन लेता था, डाका डाल लेता था। तो इससे अलाउद्दीन खिलजी बहुत नाराज थे और उन्होंने जैसलमेर अभियान किया और दूदा की हत्या कर दी। इस तरीके से दूदा, परिणाम में दूदा मारा गया। जब दूदा मारा गया तो कहानी खत्म हो गई। अब रणथंभौर अभियान अगला है। रणथंभौर अभियान राणा हमीरदेव। राणा हमीरदेव एक बहुत बड़े शासक टाइप के आदमी थे और उन्होंने मंगोलों को शरण दे रखी थी और इस शरण के कारण अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर अभियान करना पड़ा। ये खुखार शासक थे हमीरदेव। इन्होंने मंगोल नेताओं को, हमने बताया, शरण दी थी और सुल्तान के विरोधियों को ज्यादातर ये शरण दिया करते। सुल्तान इससे बहुत नाराज था, कहता था कि हम आपको सुरक्षा देते हैं, आप लोग जो है
हमारी बात को समझते ना, इसलिए हमीरदेव पर अभियान किया, राणा हमीरदेव मारे और रणथंभौर का विलय हो गया दिल्ली में। फिर उसके बाद चित्तौड़ अभियान किया। चित्तौड़ अभियान की चर्चा आपसे करते हैं और बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान रानी पद्मावती के चक्कर में किया था। असल में मलिक मोहम्मद जायसी की एक किताब है पद्मावत, जो बहुत बाद की है, 1500 समथिंग की है, ठीक। तो उसमें बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती के चक्कर में चित्तौड़ अभियान किया था। तो चित्तौड़ के शासक उस समय कौन थे? रतन सिंह। रतन सिंह चित्तौड़ के शासक हैं, रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी। अब भैया रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती। ये इस कहानी का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में है। तो रतन सिंह के ऊपर अलाउद्दीन ने अटैक किया, रतन सिंह पकड़े गए। उसने पद्मावती को पाने का प्रयास किया तो पद्मावती जौहर कर गई, मतलब आग में जलकर मर गई पकड़े जाने के पहले ही। तो इस तरीके से रतन सिंह भी मारे गए और चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया और यहाँ का प्रमुख यानी इक्तादार कह लें, ठीक, यहाँ का इक्तादार अपने बेटे खिज्र खां को बना दिया। यानी चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया गया और चित्तौड़ का दीवान कह लें, इक्तादार कह लें, खिज्र खां को बना दिया गया, जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, सबसे बड़ा वाला बेटा खिज्र खां। तो अगले अभियान की बात करते हैं, मालवा अभियान की। मालवा अभियान की बात करते हैं। महालक देव वहां के शासक हैं और उनके सेनापति हैं हरनंद कूका। हरनंद कूका सेनापति और महालक देव राजा हैं। अलाउल मुल्क ने वहां पर अटैक किया। हरनंद कूका और महालक देव दोनों मारे गए और अलाउल मुल्क को मालवा का इक्तादार बना दिया गया और मालवा को दिल्ली में मिला लिया गया। इस तरीके से मालवा का विलय दिल्ली में कर दिया गया। अब सिवान अभियान की बात करते हैं। यहाँ के शासक शीतल देव हैं और यहाँ अभियान के लिए कमालुद्दीन कुर्ग को भेजा जाता है। शीतल देव मारे जाते हैं और कमालुद्दीन कुर्ग सिवान के इक्तादार बना दिए जाते हैं। इस तरीके से सिवान अभियान भी समाप्त हुआ। तो कुल मिला के उत्तर भारत के जिनके जो अभियान रहे वो सफल अभियान रहे। अलाउद्दीन खिलजी कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। अलाउद्दीन बुद्धिमान थे ही और साहसी भी थे। तो इस तरीके से उत्तर भारत के अभियान सफल रहे। तो इसका दक्षिण भारत का अभियान और मंगोल अभियान की चर्चा हम इसके पार्ट 3 में करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम आदमी तक हमारा वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।